नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उस तूफान की जिसने चारों तरफ तबाही मचाई है। और तबाही के बाद PM मोदी गुजरात पहुंचे हैं और गुजरात के भावनगर पहुंचकर उन्होंने ये जायज़ा लिया, देखा कि आखिरकार इस तूफान ने कितना नुकसान किया है। ये तूफान तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा कर गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायज़ा लेने पहुंचे। PM मोदी भावनगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके साथ रहे और उन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और द्वीप के चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहां प्रभावित इलाकों का उन्होंने मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में एक बैठक भी की, जिसमें CM के अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों के भारी नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए और कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान हुई घटना में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। चक्रवाती तूफान के कारण 200 से अधिक तालुकाओं में बारिश हुई। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने पहले ही 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। मौसम विभाग ने कहा था कि ताउते गुजरात के तट से बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के तौर पर आधी रात के करीब गुजरेगा और धीरे धीरे कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान और बाद में और कमजोर होकर अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चलिए आपको बता दें कि इस चक्रवाती तूफान के बाद उत्तर भारत पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन तक उत्तर भारत में जारी रहेगी भारी बारिश। आपको बता दें कि IMD ने बताया है कि चक्रवाती तूफान ताउते अब कमज़ोर पड़ गया है और गहरे दबाव के कारण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। अभी दक्षिणी राजस्थान और तटवर्ती गुजरात क्षेत्र में ये मौजूद है। इससे अलग ये अगले 2 दिन तक दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। भारत के मौसम वैज्ञानिक विभाग ने बुधवार को बताया कि चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और अभी दक्षिण राजस्थान और निकटवर्ती गुजरात क्षेत्र में मौजूद है। IMD ने कहा है कि इस दबाव क्षेत्र से बुधवार को पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है और कुछ दूर दराज के इलाकों में भीषण बारिश होने का अनुमान है। IMD ने बताया कि गुजरात में भीषण बारिश का कारण बनने के बाद चक्रवात के पश्चिमी विक्षोभ के साथ संपर्क में आने की वजह से राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों के इसके उत्तर पूर्व में राजस्थान से पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ने का अनुमान है। IMD ने कहा कि इस दबाव क्षेत्र से बुधवार को पूर्वी राजस्थान में हल्की व से मध्य बारिश हो सकती है और कुछ दूर दराज के इलाकों में भी भीषण बारिश का अनुमान है। बढ़ता अगली खबर की ओर आपको बता दें कि सिंगापुर स्टोन पर गरमाई है राजनीति। सिसोदिया ने BJP को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को तो बच्चों की चिंता है और केंद्र को सिंगापुर की चिंता है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल द्वारा मंगलवार को एक ट्वीट के माध्यम से जिस तरह सिंगापुर में फैले कोविड स्ट्रेन और बच्चों पर मंडरा रहे उनके खतरे को लेकर बात की थी, उसके बाद सिंगापुर से लेकर कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसके बाद देश के विदेश मंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि दिल्ली के CM केजरीवाल भारत का पक्ष नहीं रखते हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद चारों तरफ से आलोचना झेल रहे दिल्ली के CM का पक्ष रखने के लिए दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। टूलकिट मामले के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले में के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA जांच और दोष साबित कर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को टूलकिट मामले पर कांग्रेस और BJP के बीच दिन भर जुबानी जंग चलती रही और कांग्रेस ने इस बाबत BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर और SHO तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। पत्र में JP नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, BL संतोष समेत कई अन्य नेताओं के नाम है। पत्र में लिखा गया है कि इन लोगों ने देश
कई सांप्रदायिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग अब एडी से चोटी का जोर लगा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच की प्रक्रिया में तेजी दिखाई है और एक दिन में 2000 लोगों की कोरोना की जांच की है। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कोरोना की जाँच में तेजी ला रही है। बल्लभगढ़ के SHO मान सिंह के नेतृत्व में 2000 लोगों की कोरोना की जाँच की गई। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की चेन को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग एडी से चोटी का जोर लगाए हुए है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम जहां एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ करने में जुटी हुई है, तो वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना की जांच भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के SHO मान सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगभग 2000 लोगों की कोरोना की जाँच की और इस कैंप का आयोजन बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में करवाया गया, क्योंकि सबसे अधिक सब्जी बेचने वाले पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क में आते हैं और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उन सभी सब्जी विक्रेताओं के कोरोना जांच की है, ताकि यदि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित हो तो वो आगे किसी को कोरोना ना फैला सके। कोरोना टेस्ट होने के बाद केला वेला मिलते हैं, देखो उनको वीडियो को ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए अभी 5 मिनट पता लगे मार कर देना, मार कर पीछे थोड़ा कैमरा पीछे थोड़ा पीछे उनका नाम लिखवा हाँ जी मैडम नाम यहाँ कैंप जारी है, टेस्टिंग जारी है और हमेशा की तरह कभी भी कोई भी महामारी में अगर उसके लिए करना है तो इनको जरूर छांटना पड़ेगा। जो कोई पॉजिटिव है उसको आइसोलेशन में डालना जरूरी है और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र महामारी को देखते हुए कोविड-19 का आज टेस्टिंग यहाँ जारी है सुबह 4 बजे से। और यह सब्जी मंडी में जो भी बंदा सब्जी लेके जाएगा वो टेस्ट जरूर कराए, जिससे कि जगह जगह के छोटे छोटे गांवों से यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कोई ऐसा ना हो कि कोरोना को फैला जाए। और इन महामारी को देखते हुए आज हमने कोविड-19 टेस्टिंग कैंप का यहाँ आयोजन रखा है। सुबह 4 बजे से लगातार चल रहा है। लगभग 800 से ज़्यादा लोग इसका लाभान्वित हो चुके हैं, टेस्ट करा चुके हैं और अभी ये कार्यरत। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें कि एक तरफ तो कोरोना का डर और दूसरी तरफ भुखमरी की मार। मजदूरों को अब यही डर सता रहा है कि आखिरकार 2 वक्त की रोटी वो कहां से लाएं। कोरोना के चलते उन्हें ना तो काम मिल रहा है और वो कैसे अपना और अपने परिवार का पेट पाले, बस यही चिंता उन्हें खाए जा रही है। उन्हें कोरोना का नहीं बल्कि भूख का डर है। एक तरफ तो लोग कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं मजदूरों को अब भूख का डर सताने लगा है। कोरोना काल में मजदूरों को काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसे में मजदूर परेशान हैं और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना से डर नहीं लगता, भूख से डर लगता है। कोरोना काल के इस दौर में लोगों के काम धंधे पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। ऐसे में लोगों के पास काम नहीं है। वहीं प्रवासी मजदूर भी काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का मानना है कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता बल्कि भूख से डर लगता है, क्योंकि उनके परिवार भूखा है, उनके लिए खाना खाने को नहीं है, इसलिए वो घर से बाहर काम की तलाश में निकलते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस उन्हें डंडे मारकर वापस भगा देती है। ऐसे में उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। परिवार का पेट पालने के लिए उनके पास ना तो पैसा है और ना ही खाने को खाना। उन्हें कंपनियों में भी काम नहीं मिल रहा। अगर वो काम की तलाश में लेबर चौक पर जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें काम नहीं दिया जाता, बल्कि पुलिस उन्हें वहाँ से भगा देती है। ऐसे में प्रवासी मजदूर साफ तौर पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, ताकि उनके परिवार का भी पेट पल सके। राहुल जी चौक पे बैठे हुए हैं यहाँ? हाँ जी सर। क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? सर जी 2 रोटी के लिए बैठे हैं यहाँ, कुछ मिल जाए, अपना घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें।
पहले तो भी खाना मिल जाता था यहाँ पे, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बताओ क्या काम करते हो? सर काम वो जो मिल जाए, बेलदारी भी कर लेते हैं, कंपनी में भी चले जाते हैं, जो भी काम मिल जाए वो कर ही लेते हैं। 2 रोटी के लिए करना ही पड़ता है सर। कोरोना काल चल रहा है, सर जी। एक साथ क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जी अब क्या करें, ये भी 2 रोटी के लिए आते हैं, सब सोचते हैं मुझे काम मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए, ये भी बात है और कुछ नहीं। इनका रोजगार हो तो ये यहाँ काय को थाड़े होंगे। बताओ देखा एक गाड़ी आई थी, उसके बाद सारे इसको टूट पड़े, ऐसे क्या वजह थी? सर जी ये भूखे मर रहे हैं, इनके घर में खाने के लिए नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। बताओ बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये चौक ही है इनका। कंपनी थी, कंपनी बंद कर दी, अब बताओ इनको कहाँ से खाना आएगा इनका। ये यहाँ आ जाते हैं इसलिए कहते हैं मेरा काम लग जाए, पहले मेरा लग जाए। 2 रोटी के लिए आ रहे हैं सर यहाँ पे। किस वजह से ये दिक्कतें आपके लिए बनी हुई है? सर जी दिक्कत ये पता नहीं है, कोरोना के चक्कर में कर लिया। पहले हम बढ़िया कर रहे थे काम अपना, कंपनी में भी लग रहे थे बढ़िया, कंपनी वाले ने के बंद कर दी कंपनी। अब इसीलिए चौक पे थाड़े हो जाते हैं। किस प्रकार की कठिनाई आ रही है आपको? कठिनाई सर जी बहुत आ रही है, खाने तक की नौबत आ रही है। बताओ तो क्या कहेंगे? मैं तो अपनी घरवाली को बगल वाले मालिक से पैसे लेके छोड़ के आया हूँ, खाने के चक्कर में भूखी मर रही थी वो भी। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो पा रही? कोई नहीं हो रही मदद। पहले तो भी खाना मिल रहा था यहाँ पे पिछले लॉकडाउन में। खबर की और फैजाबाद के करीब 10 लाख कर्मचारियों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संकट खड़ा हो गया है। कोरोना काल में किसी स्वास्थ्य समस्या के समय इलाज कराने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिले की 12 में से 10 ESIC की डिस्पेंसरी के डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट समेत मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ पानीपत और हिसार के कोविड अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना के चलते ESIC मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया और यहाँ की OPD पहले से ही बंद चल रही थी। ऐसे में डिस्पेंसरियों से भी स्टाफ के चले जाने पर जिले के कर्मचारियों को इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दिनों करीब 3.5 से 4 हज़ार मरीज रोजाना डिस्पेंसरियों में इलाज कराने आ रहे हैं। सरकार ने राज्य की 120 डिस्पेंसरी में कार्यरत 136 डॉक्टर और अन्य 171 पैरामेडिकल स्टाफ को पानीपत और हिसार में बनने वाले विशेष कोविड अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला किया है। इसके लिए हरियाणा सरकार में काम करने वाली ESIC हेल्थ केयर के निदेशक ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा है और विशेष कोविड अस्पताल में भेजे जा रहे स्टाफ में फैजाबाद की 10 डिस्पेंसरी में कार्यरत करीब 78 डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट आदि को भी भेजने के लिए लिस्ट जारी की जा चुकी है। इससे फैजाबाद के मजदूरों और कर्मचारियों में काफी रोष है। आरोप है कि जिले में पहले से ही ESIC मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदलकर वहां से नॉन कोविड मरीज के इलाज को लिए बंद कर दिया है, जिससे श्रमिकों और कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और अब ऐसे में डिस्पेंसरियों पर भी इलाज नहीं मिल सकेगा। प्रदेश में ही हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिस हों, चाहे दूसरे स्टाफ हों, वो लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और सरकार के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इसीलिए सरकार ने हिसार और सोनीपत में यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको लगाया है और सरकार जो दूसरे प्रयास है वो भी उसमें कर रही है। जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं MBBS में जिनका लास्ट ईयर है उनको भी ड्यूटी पे लगाया गया है। तो ये इस तरीके की इसकी गंभीरता है और इसमें समाज के प्रत्येक तबके का दायित्व है कि सरकार के ऐसे निर्णयों में सहयोग। और इसको भी कुछ निजी अस्पताल संचालक सरकार से मिलजुल के इसको अपने हाथों में लेना चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। इस विषय में मेरी केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी से, बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी से, सीमा तिरखा जी से बात भी हुई है और ये फरीदाबाद की जनता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल तो बहुत है फरीदाबाद में। आज गरीब आदमी कहाँ जाए? ESI का मेडिकल कॉलेज, जिस ESI श्रमिक ने जिंदगी भर दी, वो वहां घुस नहीं सकता। BK की जो स्थिति है वो आपको पता है और ये जो कोरोना महामारी आई इसके अंदर प्राइवेट अस्पतालों का क्या रूप निखर के आया ये भी हम सब ने देखा। हर आदमी तो इन प्राइवेट अस्पतालों में जा नहीं सकता। फरीदाबाद की आबादी को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, जिस हिसाब से आज एक फरीदाबाद नहीं 3 फरीदाबाद हो गए,
एक फरीदाबाद मथुरा रोड से इस तरफ। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। आपदा के इस समय में जहां कुछ लोग फायदा उठाने में लगे हैं, तो वहीं पलवल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कोरोना मरीजों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। पलवल के सरकारी अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत डॉक्टर रवि सहरावत व डॉक्टर अमर अपने घर परिवार को भूलकर मरीजों को जीवनदान देने में लगे हैं। वार्ड से ठीक होकर निकले मरीज इन डॉक्टरों को भगवान मान रहे हैं। डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रहे हैं। आपको बता दें कि मोटे मुनाफे के चक्कर में जहां निजी अस्पतालों ने बाहरी मरीजों को भर्ती कर लिया है, जिससे स्थानीय मरीजों के लिए कई जगह नहीं मिल रही है, ऐसे में जिले के सरकारी अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में मरीजों का उपचार कुशल चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा है। अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा रहा है। सीमित संसाधनों में सरकारी डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाने के लिए जी जान लगा दी है। मरीजों की देखरेख में डॉक्टर 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे में मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। वहीं रिकवरी रेट में भी संभावना से ज़्यादा वृद्धि हुई है और आज जिस गति से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे ज़्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा ऊर्जावान होकर काम किया, परंतु डॉक्टर रवि सहरावत और डॉक्टर अमर की मेहनत और सकारात्मक रवैये ने मरीजों के रिकवरी में अहम योगदान दिया है। वहीं सरकारी अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने कहा कि जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं रिकवरी रेट में भी संभावना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो लॉकडाउन बढ़ाया गया, उससे भी लोगों का आवागमन कम हुआ है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वो भी लोगों से अपील करते हैं कि जिले में कोरोना के मामलों में गिरावट तो आ रही है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। तड़पती हुई देखी नहीं जा रही थी, मगर ये बचा दी इन्होंने। मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जी, 100 बार करता हूँ जी। मेरे मरे हुए पेशेंट को इन्होंने बचा दिया। डॉक्टर अमन और डॉक्टर ये रवि, इन दोनों की मेहरबानी है जी। इनके लिए मैं जो कर सकूँ, मैं अपने आप को कम महसूस करूँगा। मुझे ये ऑर्डर करें हॉस्पिटल के लिए, जब वैसे भी सब तरह से मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। पहले जब लेके आए थे, जब कैसी कंडीशन थी मरीज की? ये कंडीशन मैं बताता रहा हूँ ना, मैं भगवान से अरदास मांग रहा हूँ, तो ये तड़पती देखी नहीं जा रही, इस पर पर्दा बांधे, क्योंकि वेंटिलेटर कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए, और वेंटिलेटर की जरूरत थी। और रवि जी हैं, रवि सहरावत, जिनके पास ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जिस दिन से आए थे, दिन से सुबह से हम टाइम तीनों टाइम आते हैं, केयर इतनी अच्छी करते हैं, इसकी कोई मतलब हम बोल भी नहीं सकते। काफ़ी मरीज और ठीक हो गए हैं यहाँ से, जो इनके पास आए हैं वो सही हो गए हैं बिल्कुल एकदम। और रवि सुपरवाइजर जी हमारे जो आते हैं दिन भर केयर करते हैं, सारा कुछ, मतलब रवि जी इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो भी हमें इनका इतना उसको देखा जाए तो कोविड के मरीजों की संख्या लगातार गिरती जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसमें जो सबसे बड़ी जो समझदारी वाली बात जो की गई है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो एक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, उससे लोगों का जो आवागमन है वो कम हुआ है और लोग अपने घरों में रह भी रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर से मैं इनको लोगों सभी पलवल वासियों से ये कहूँगा कि आप अभी भी इस बात को नज़रअंदाज ना करें। और करेंगे अगली खबर की और। पलवल के बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष अभिषेक वलेचा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जवाहर नगर में एक कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने निःशुल्क वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। और जवाहर नगर में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और निःशुल्क वैक्सीन का लाभ उठाया। शिविर का आयोजन बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष अभिषेक वलेचा ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया है। इस मौके पर 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई, जिसका मौके पर रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन शिविर के आयोजक अभिषेक ने बताया कि प्रदेश सरकार भी निरंतर कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। लगातार लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। लोगों को इसका पालन करना चाहिए ताकि कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। सरकार भी इसके लिए लग रही है, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करा जा रहा है। स्टार्टिंग में लोग थोड़े डर रहे थे, पर अब जो है लोग खुद भी आगे बढ़ रहे हैं
और आज हमने वैक्सीन कैंप लगाया तो लोग अपने आप ही बिना किसी बुलावे के लोग अपने आप ही सब आए हैं। सबको जागरूक खुद ही हो चुके हैं कि हमें वैक्सीन लगानी है, जब हम कोरोना जैसी इस महामारी से बच सकते हैं। कौन सी वैक्सीन पहले लगाई जा रही है? आज पहली वैक्सीन है हमारे वाली है या फिर आज 18+ कोविशील्ड की पहली डोज लग रही है सबको। हाँ जी, आगे भी कैंप लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे जी, जैसे जैसे हम सेवा कर सकते हैं हम कर रहे हैं सेवा, माननीय गौरव गौतम जी के प्रेरणा से, उनके आदेशों से। चलिए खबरों में बात करेंगे एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की। पलवल से पूर्व विधायक व हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने जिला उपायुक्त को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और प्रेस वार्ता करते हुए कोरोना व लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण दलाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन और धारा 144 लगी हुई है, फिर भी सीएम ने हिसार में भारी भीड़ के साथ कैसे अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। सीएम के खिलाफ नियम 188 के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज करने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। इनके पास ना तो अस्पताल है, न दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर, जिसकी वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ लघु सचिवालय पर जिला उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। अपने ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने 16 मई को हिसार में कोविड अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर सीएम पर धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। कार्रवाई और साथ ही कार्यवाही की मांग की है। साथ ही उसी दौरान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सीएम का विरोध करने पर किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीज जहां उनसे इतना धन वसूला जा रहा है, इलाज भी नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से आज तक कोई रेट लिस्ट जारी नहीं की है, ना अस्पतालों की, ना जो आवश्यक सामग्री है उसकी। और पूरा हरियाणा में जंगल राज कायम हो चुका है, लोग मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति और धर्म की जो जहर फैलाने की राजनीति है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये हमने जो आज ज्ञापन दिया है इन सब बातों को लेकर के दिया है कि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो ब्लैक फंगस, एक नया कोरोना का एक बीमारी जो आई है, उसकी दवाई पूरे हरियाणा में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और जबकि ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, तो सरकार को हर जिला मुख्यालय पर ये सूचना जारी करना चाहिए कि अगर ब्लैक फंगस बीमारी है या रेमडेसिविर की जो जान बचाने वाली दवाई है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है और वो कैसे मिलती है। ऑनलाइन के नाम पर पूरा धंधा हो रहा है। ऑनलाइन के नाम पर जो मोटरसाइकिलों के चालान काटे जा रहे हैं, आज अगर कोई मजबूरी में मोटरसाइकिल के ऊपर दवाई लेने के लिए आता है या किसी और जरूरी काम के लिए आता है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। तिलबर्ता की खबर की ओर पलवल में रात के समय घर में सो रही 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गन पॉइंट पर बलात्कार की घटना सामने आई है। बलात्कार की घटना किसी को बताने पर आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पलवल महिला थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है कि गत 16 मई की रात को वो घर में सो रही थी। पीड़िता की मां उसी दौरान गांव घुघेरा निवासी भोला उर्फ धर्मेंद्र व गांव ककराली निवासी कल्लन घर में घुस आए। कल्लन ने पीड़िता की कनपटी की पर बंदूक लगा दी और भोला धर्मेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही इस बात को किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। उसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया तो परिवार के अन्य सदस्य आए और पीड़िता ने अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई। परिजनों की मदद से पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। 12-1 बजे के बीच में सो रही थी और जो मेरी माँ वो भैंसों को देखने के लिए बाहर चली गई थी, ऊपर जाके सो गई और फिर 2 आदमी आए, जिनमें से एक ने तो कट्टा रख दिया और एक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। फिर जैसे मैं शोर मचाया चिल्लाई तो मेरे ऊपर से मार भाई आए,
तो उनको देखकर वो उनसे पहले ही भाग गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके के बहल और सिवानी के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि होम आइसोलेट मरीजों के पास उपचार किट समय पर नहीं पहुंची तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही होगी। हर व्यक्ति का जीवन ही कीमती है। ब्लैक फंगस पर भी उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ब्लैक फंगस को लेकर बताया कि एक बेहद ही गंभीर बीमारी है और इसका इलाज भी महंगा है, इसलिए लोगों से अपील है कि झोला छाप डॉक्टरों से दवाई ना ले, अनुभवी डॉक्टरों से ही इसका इलाज कराएं। लोगों से अपील की है कि ब्लैक फंगस वाली बीमारी बेहद ही गंभीर है और फंगस लगी सब्जियों और खाद्य पदार्थों से बचें और गांव में सफाई पर विशेष ध्यान दें। कृषि मंत्री ने सोडा गांव में एक किसान की बागवानी की फसल बर्बाद हुई, उसका भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को नुकसान की भरपाई के भी आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि लोग हौसला बनाए रखें, अदृश्य शत्रु कोरोना के साथ जंग में हम जीत कर ही रहेंगे। उन्होंने डॉक्टर अधिकारी से भी कहा है कि वो आइसोलेशन किट का सही वितरण करें। कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीमीटर आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मरीजों की स्वास्थ्य सेवा सुविधा में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके खिलाफ अगर कोई कोताही बरतता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। अधिकारियों की जिला स्तर पर मीटिंग की, जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया, लोगों से, डॉक्टर से पता किया और किसी भी तरह की कमी है यहाँ पर, जैसे बताया कि कंसंट्रेटर या सिलेंडर की कमी है तो मैं तुरंत कंसंट्रेटर भिजवाऊँगा। समाज सेवियों को बोल के दवाइयाँ खरीदने के लिए बोल दिया है और सफाई के लिए यहाँ के हमारे जो तहसीलदार और एडीसी साहब हैं इनको बोल दिया कि सारी सफाई करवाएंगे, सफाई कर्मचारी हैं। और होम आइसोलेशन किट में कमी आएगी। यहाँ होम आइसोलेशन किट जो है तुरंत भेज के, जिसके अंदर वेंटिलेटर न वो ऑक्सीमीटर भी होगा, भाप का इंस्ट्रूमेंट भी होगा, थर्मामीटर भी होगा। सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं कोताही बढ़ रखी है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा और ये सब बंटवाए जाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि गांव से अगर कोई ऑक्सीजन लेने आता है तो उसको गांव में ऑक्सीजन मिले। आइसोलेशन सेंटर में पेशेंट को रखें और जिसकी भी ऑक्सीजन कम जाती है तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करें। एक एक आदमी की जान कीमती है, वो बचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और कुल मिला के सुधार हर रोज़ होता जा रहा है। पेशेंट भी कम हो रहे हैं, रिकवरी भी अच्छी है और सौभाग्य से लोगों ने, हमारे समाज सेवियों ने बहुत साथ दिया है और कोरोना के साथ जो हमारी लड़ाई है उसमें जो है हमारा हल्का जिला सबसे पहले कामयाब होगा। हम जो है सुविधाओं की कमी नहीं रहने देंगे। यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ एम्बुलेंस भी अलग दे देंगे, पुलिस की जो एम्बुलेंस में कन्वर्टेड 2 गाड़ियाँ हैं वो भी अलग से दे देंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब करनाल की। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और ग्राउंड पर हालात भी सुधर रहे हैं। करनाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर 5000 होम आइसोलेशन किट तैयार की है जो हर कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर पहुंचाई जाएगी ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और जल्द ठीक हो सके। इसमें स्टीमर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ सब उनके लिए है जो घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जो कोरोना को मात देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर 5000 होम आइसोलेट किट तैयार की है जो घर घर जाकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दी जाएगी ताकि उनके स्वास्थ्य को लेकर उसे कोई परेशानी ना हो। एक होम आइसोलेशन किट की कीमत करीब 2000 रुपये है। वहीं जिस घर में जितने कोरोना संक्रमित मरीज हैं सबको ये किट दी जाएगी। करनाल में फिलहाल 4200 के आसपास एक्टिव केस हैं। जो मरीज घर में आइसोलेट हैं उनके घर में स्वास्थ्य कर्मचारी ये किट पहुंचाएंगे। सबका डाटा तैयार किया जाएगा, ये नोट किया जाएगा कि किस किस मरीज के घर होम आइसोलेशन किट पहुंचाई गई है ताकि 10 दिन के बाद थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और स्टीमर उनसे वापस लेकर उन्हें सैनिटाइज करके और मरीजों के घर पहुंचाया जा सके। करनाल प्रशासन का ये पहल सराहनीय है। इतना ही नहीं, हर कोरोना संक्रमित मरीज जो अपने घर में अपना इलाज कर रहा है उस तक डॉक्टर की तरफ से दो बार उनका हाल चाल जानने के लिए फ़ोन किया जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ा अभी तक जो हम देखते हैं फोकस हमेशा सिर्फ उन 6% पे रहता है जो अस्पताल में भर्ती हैं कि अस्पताल की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, वहाँ पे किस तरीके से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए, बेड्स कैसे बढ़ाए जाएं। लेकिन जो 94% लोग हैं जो घर पे ही हैं उन पे
अब समय है कि हम उन पे ध्यान ज़्यादा फोकस करें, केंद्रित करें। तो इस सिलसिले में इसका उद्देश्य एक ये भी है कि अगर लोग घर पे जो हैं उनका ठीक से ट्रीटमेंट होता है, अर्ली डिटेक्शन संभव होता है, तो लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ने से बचाया जा सकता है। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की कम से कम ज़रूरत पड़े, जल्दी ही हम कैच कर लें कि उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो उसके लिए हेल्थ केयर के 3 टियर सिस्टम हमने बनाए हैं। एक तो आप लोगों को मालूम होगा, डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट का। हर एक गांव में जो है, अभी तक हमने 50 हॉटस्पॉट गांव आइडेंटिफाई किए थे, वहाँ पे ये प्रोसेस है। आगे धीरे धीरे करके सारे गाँव में शुरू करेंगे। एक फील्ड टीम और एक हेड क्वार्टर टीम जो हमने बनाई है, उनमें वहाँ के जो आशा वर्कर हैं, ANM हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये लोग हैं, और घर घर जा कर के वो कोविड के सिम्टम्स का पता कर रहे हैं। जैसे ही किसी भी घर में पता चलता है कि सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट है, तो उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है और उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, तो विलेज आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग 650 बेड उसमें क्रिएट हो गए हैं अभी तक 50 गाँव में। तो लोगों के पास ऑप्शन है कि वो विलेज आइसोलेशन सेंटर में आकर के और अपना आइसोलेट हो जाएं। ये हमारा प्राइमरी लेवल हो गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ किसी भी तरह की ऑक्सीजन की अब वो सुविधा नहीं है। वहाँ सिर्फ जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए है कि उनकी ऑक्सीजोमीटर से मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।